हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम करेंगे एक यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक प्रैक्टिस सेट। हम हर वीक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी एमटीएस वगैरह किसी ना किसी एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इससे आपको ये क्वेश्चंस आए। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अपने आदमियों जिनकी संख्या 6000 थी, यानी कि कुछ पर्सन थे जिनकी संख्या कितनी थी, 6000 को एक वर्ग के रूप में खड़ा करते समय, यानी उन्हें एक वर्ग के रूप में खड़ा किया है। एक जर्नल को पता लगा कि 71 आदमी छूट गए, यानी वर्ग ऐसे करके वर्ग में खड़ा किया 6000 आदमियों को एक वर्ग में, और उसमें पता लगा कि 71 कहीं छूट गए। प्रत्येक कतार में कितने आदमी थे? तो कभी भी वर्ग का क्वेश्चन आता है आपको, यानी वर्ग में एक आदमियों की कतार लगाई जा रही हो, तो उसमें क्या करना है, जितने टोटल इंसान कितने थे 6000, छूट कितने गए 71, तो उसको माइनस कर देना। जितने भी, जैसे हॉस्टल में बच्चों को वर्ग में खाना खिला रहे हैं तो इतने बच्चे रह गए तो उन्हें माइनस कर देना, यानी जितने रह जाएंगे उन्हें माइनस कर देंगे। तो इन्हें माइनस करने पर देखिए, इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 9, इससे माइनस करेंगे 2, और ये 9 और ये 5। अब ये क्या है, वर्ग, तो जो भी आंसर आएगा उसका निकाल देना है फिर वर्गमूल। 6000 टोटल थे, 71 रह गए, तो 6000 में से जो रह गए उन्हें माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा माइनस करने के बाद उसका निकाल देंगे वर्गमूल। तो ये वर्गमूल होता है 77 का। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो प्रत्येक कतार में कितने इंसान है, 77। तो आपको याद रखना है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कुछ पर्सन या कुछ बच्चे या कुछ बसें या कुछ कारें या कुछ ट्रेनें वर्ग के रूप में होती है और उसमें से कुछ छूट जाती है, तो जो छूट जाएंगी उसे टोटल में से माइनस कर देना, आपका एक आंसर आएगा। उसे उसका फिर वर्गमूल निकाल देना, वर्गमूल निकाल के जो फाइनल आंसर आएगा वो क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 77 कतार में इंसान, एक कतार में कितने खड़े हैं 77। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं और इन्हें ऐसे ही करते हैं। देखिए साथियों, इस तरह का क्वेश्चन यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत पूछा जाता है। ये आपका प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन है आपका। देखिए, किसी संख्या को 296 यानी 296 से भाग देने पर शेषफल 75 रहता है, यानी कि कोई भी संख्या से 296 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल रहता है 75। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना रहेगा? तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो देखिए, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 रहता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना रहेगा? तो देखिए, जब भी ये नंबर लिखा है 296, इस 37 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा? तो इस 37 से आपको ये चेक कर लेना है, ये जो नंबर दिया होगा पहला वाला, दूसरे वाले से भाग देने से ये डिवाइड हो रहा कि नहीं, तो ये इससे 8 बार कैंसिल हो रहा है। तो जब ये इससे विभाजित होगा तो इसके शेषफल को डायरेक्ट इससे डिवाइड कर देना है, यानी कि जो शेषफल होगा फिर उसे डिवाइड कर देना है। तो इसे डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा इसमें 1। कभी भी इसी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? तो देखिए, ये शेषफल है और यहाँ पे शेषफल पूछा है, और भाग यहाँ पहले में किससे दे रहे थे 296 से, सेकंड में दे रहे हैं 37 से। तो इस वाले नंबर यानी दूसरे वाले भाग से जिससे पहले में दे रहे थे उसमें आपको भाग दे के चेक कर लेना है, यानी डिवाइड करके। अगर ये नंबर इससे डिवाइड हो गया तो इसके शेषफल को डायरेक्ट डिवाइड करना है इसी नंबर से। जब इसके शेषफल को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन में ये हमेशा डिवाइड होता है। जो भी शेषफल हो दूसरे नंबर से उसे डिवाइड कर देना है और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 35 है और योगफल 12 है, यानी दो संख्याओं का आपको गुणनफल दिया है और योगफल दिया है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को दो तरह से करते हैं। फर्स्ट मेथड, आपको यहाँ पे मान लीजिए पहली संख्या
पहली संख्या को x मान लीजिए और दूसरी संख्या को y। अब इनका योग, तो योग क्या होगा, x प्लस वाई, जो कि आपको कितना दिया है, योगफल आपको 12 दिया है। फिर गुणनफल दिया आपको x बाई, जो कि आपको 35 दिया। अब पूछा है इनके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम यानी उल्टा, 1/x और 1/y। इसका हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x बाई, x से x कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस x। तो देखिए ये क्या है, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग कितना दिया है आपको, 12, और संख्याओं का गुणनफल आपको कितना दिया है, 35। तो 12/35 ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड, देखिए सेकंड मेथड है इसका, संख्या, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, इनका योगफल आपको दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 12, और गुणनफल कितना दिया है, 35। अब देखिए ऐसी संख्या मानिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 35 है, प्लस करने पे 12, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, और 7 को 5 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12। यानी x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कितनी है, 5। अब इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो 1/x प्लस 1/y, ये हो जाएगा 1/7 प्लस 1/5। देखिए इनको ऊपर प्लस करेंगे, नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, ऊपर इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है वो संख्याएं क्या है, तो संख्याएं क्या है, 7 और 5। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब भी पहली संख्या दूसरी संख्या कहे और उनके व्युत्क्रमण का योग कहता है, तो ऊपर हमेशा योग आता है, नीचे हमेशा गुणनफल। ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। कभी भी ये कहता है कि पहली संख्या का गुणनफल और योगफल दिया है दोनों संख्याओं का, और उनके व्युत्क्रमण का योग क्या होगा, तो ऊपर योग आएगा और नीचे गुणनफल। तो योग आता है, योग आपको डायरेक्ट दे रखा है कितना है, 12, और ये आपको कितना दे रखा है, 30। सिंपल क्वेश्चन होता है। अभी इसमें आपको संख्या भी पूछ सकता है, तो संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं। तो संख्या हमारी कितनी आ गई, 7 और 5। तो किसी ये क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 दिया है। तो हमसे पूछा है x³ प्लस 1/x³। तो इस तरह के मैथ क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है, मैं आपको ये बात समझा देता हूँ थोड़ा। अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू कोई भी नंबर दिया है t, और आपसे इसका घन पूछा है, यानी पावर 3 पूछी है। सपोज यहाँ पे 5 दिया होता, 15 पूछी तो वो भी घन ही होता है। 7 दिया होता, 21 पावर पूछी तो वो भी घन है। तो क्या करना है, जो नंबर दिया उसका क्यू कर दिया। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस के 3 मल्टीप्लाई वही नंबर, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट, अगर आपको x माइनस 1/x इजिकल टू कोई भी नंबर दिया है t, और इसका क्यू पूछा है आपसे, तो क्या करना है, उस नंबर का क्यू कर देना। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस के 3 मल्टीप्लाई वही नंबर, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं डायरेक्ट। ठीक है, प्लस दिया है तो प्लस का ही क्यू फाइंड कर सकते हैं, माइनस दिया है तो माइनस का क्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे माइनस दिया और आपसे प्लस पूछा है, वो नहीं कर सकते, उसके लिए अलग मेथड होती है। तो आपको क्वेश्चन में दिया था, देखिए x प्लस 1/x का क्या दिया था, होल स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे इस पे से तो सामने वाले नंबर पे आ जाता है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। और हमसे पूछा था x³ प्लस 1/x³। तो मैंने आपको बताया था, देखिए ये दिया है और ये पूछा है, इस t की जगह कितना है, √3। तो √3 का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई t की जगह कितना है, √3। किसी भी नंबर का होल क्यूब पावर 3 है, इसका मतलब यह है इसका 3 बार मल्टीप्लाई, इस तरह से पावर 3 है। तो दो एक जैसे ना रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, नंबर आ जाता है, और एक ये बचा। तो ये कितना हो गया, 3√3 माइनस के 3√3, इससे कैंसिल हो गया, सेम है, तो कितना आंसर आ गया, 0, यानी कि ऑप्शन डी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। मैंने ये प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसी कॉन्सेप्ट पर ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक यानी 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग। तो हम कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं,
ऐसे ही लिखा A1 2 3 प्लस कहाँ तक 100 तक। और सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड में 2। n यानी जो लास्ट वाली कितनी संख्या है इसमें 100, तो 100+1/2। इसको ये कैंसिल करेंगे तो 50 आएगा और यहाँ पर 51, तो इसका आंसर आएगा 5050। और ये ऑप्शन ए होगा जो कि गलत है। क्वेश्चन को समझते नहीं है और क्वेश्चन को डायरेक्ट सोचते हैं ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है और उसका ये ऑप्शन हो जाता है और ये हमारा हो जाता है आंसर गलत। इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंक, अंक बोलता है क्वेश्चन में, अंकों का योग। वो ये नहीं कहता है क्वेश्चन में कि प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग कहता तो ये आंसर सही है। वहाँ यहाँ बोला गया है अंकों का योग। तो आपको इस तरह क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले देखिए अंक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं, जो कि इकाई के अंक पे भी आते हैं और दहाई के अंक पे भी आते हैं। तो हम यहाँ से आपको कभी भी क्वेश्चन आए 1 से 100 तक, तो 1 से 99 तक निकालने हैं आपको। अगर 1000 तक कहता है तो 1 से 999 तक निकालने हैं। तो 1 से 9 तक हम यहाँ निकालेंगे 1 से 99 तक इकाई के अंक का योग, इकाई के अंक का योग। देखिए प्रत्येक अंक इकाई का, देखिए 1+2+3+4+5+6+7+8+9 और प्रत्येक इकाई का अंक 100 तक कितनी बार आएगा, 10 बार। देखिए 11 में भी आएगा 21, यानी इकाई में कितनी बार आएगा, प्रत्येक नंबर 1 से 9 तक इकाई में आएगा 10 बार, 100 तक आएगा 10 बार। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 450। 1 से 9 तक ऐड करेंगे तो 45 बनता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 450। ये आ गया 1 से 9 तक इकाई के अंक का योग। सेम फिर इसमें निकालना है 1 से 99 तक दहाई के अंक का योग, दहाई के अंक का योग। तो अंक तो हमारे वो ही रहते हैं, 1+2+3+4+5+6+7+8+9 अंक तो यही रहेंगे। अब ये दहाई के स्थान पे भी कितनी बार आएंगे, 10 बार, क्योंकि 1 से 100 तक प्रत्येक अंक कितनी बार आता है, 10 बार। तो इसका भी आंसर हो गया 140। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा, हमने निकाला है 1 से 99 तक, अब 100 बचा, तो 100 के अंकों का योग, अंक का योग, तो 100 के अंक का योग कितना हो जाता है 1। तो टोटल कितना आ गया आपका, देखिए इकाई के अंक का योग कितना आया था 1 से 99 तक 450, और दहाई के अंक कितना आया था 450, और एक 100 में आ गया तो कितना हो गया 901। ये है इस क्वेश्चन का आंसर 901। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कभी भी ऐसा है 1 से 1000 तक, 1 से 100 तक, 1 से 10,000 तक, कितना भी आता है। तो हमसे पूछा था 1 से 100 तक इकाई के अंक का योग, तो आपसे 1 से 99 तक निकाल लेने हैं। 99 तक प्रत्येक नंबर 10 बार आएगा, और अंक कितने होते हैं हमारे, 9 ही अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उनको ऐड करके हमेशा 45 बनता है, तो उनको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इकाई के अंक पे प्रत्येक नंबर कितनी बार योग कितना बनेगा 140। ऐसे ही दहाई के अंक पे भी सेम बनेगा 140, 450 बनेगा, और लास्ट वाले को जोड़ देना है। देखिए 1 + 0 + 0 1 बन गया, इन तीनों को ऐड कर देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में अंकों का योग पूछा था, ना कि प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो जो भी यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का योग करता उसका ये आंसर आता, और ऑप्शन ए वही मिलता, और लपक के हम उसे लगा देते। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है तब आंसर देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार, फिफ्थ क्वेश्चन है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है ताकि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो जाए। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए ये है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी बेईमान दुकानदार, यानी सीपी और एसपी। देखिए 950 ग्राम चीनी हमें दे रहा है और 1 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए, यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो कभी भी बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आता है
यानी कि 1000 ग्राम की जगह कस्टमर को वो कितनी दे रहा है 950 ग्राम। तो कितने का बेनिफिट हो रहा है उसे 50 ग्राम का, किस पर 950 ग्राम पर। 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, कस्टमर को क्या दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है 950 ग्राम। तो ये हो गया कस्टमर का कॉस्ट प्राइस। तो हमें कितना कम दे रहा है 950, यानी कि 50 कम दे रहा है किस पर 950 पर। तो 950 को यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत निकालना है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका रहेगा 500/95। जब इसको 95 से कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5/90। तो कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि इतनी चीनी है और उस पर कम 1 किलोग्राम पे इतनी दे रहा है, 1 किलोग्राम पे इतना दे रहा है, तो कस्टमर को कितना प्रोवाइड कर रहा है वो 950 ग्राम यानी 950 ग्राम। तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर 950 ग्राम पर, 1000 पर नहीं हो रहा। आपको यहाँ पे 1000 नहीं लिखना, अगर आप यहाँ पे 1000 लिखते हैं तो ये आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे 50 ग्राम का प्रॉफिट हुआ किस पर 1000 पर इंटू 100, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो गया 5, जो कि गलत है, क्योंकि 1000 ग्राम कस्टमर पे नहीं गया है, वो उसके ही पास है। कस्टमर पे जो जा रहा है वो बनता है सीपी यानी क्रय मूल्य, तो कस्टमर पे जाता है 950 ग्राम। तो कितने का बेनिफिट हो रहा है उसे 50 का, किस पर 950 पर। तो ये किस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। अब आपको निर्धारित मूल्य दिया नहीं है, किसी पर बेचा जा रहा है यानी सेलिंग प्राइस। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है, आरंभिक मूल्य पर बेचने से लाभ बताइए। देखिए लाभ पूछा है आपसे। अगर आपको वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता है और परसेंटेज में दिया है तो आपको अपनी तरफ से क्रय मूल्य मान लेना है 100, हमेशा 100। तो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 100। अब इस पर कितने बेचने पर इस पर कितने हानि हो गई 10%, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया विक्रय मूल्य देखिए ये हो गया आपका सीपी एसपी, 10% की हानि हो गई तो इसमें से माइनस कर देंगे 10, तो कितना आ जाएगा 90। अब बोला गया है कि उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, यानी जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के 2/3 बेचने पर, देखिए विक्रय मूल्य का कितना 2/3 और विक्रय मूल्य कितना आया है हमारा 90, तो यहां से विक्रय मूल्य आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे 90 इंटू 3/2, इसको जब इससे कैंसिल करेंगे 45 बार और 45 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 135। तो पूछ रहा है प्रॉफिट कितने का हुआ, तो देखिए 100 से जितना ऊपर होता है वो होता है प्रॉफिट, यानी कि 2/3 करने पर पहले कितने में बेच रहे थे 90 में, अब 2/3 करने में कितने में बेच रहे हैं 135 में, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है 35 का। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। कभी भी आपको क्रय मूल्य नहीं पता है परसेंटेज में तो आप उसे 100 मान लिए, क्रय मूल्य दिया नहीं है क्वेश्चन में तो 100 मान लिए। अब इस पर 10% के लॉस पे बेचा तो कितने पे बेचा 90 पर। अब वो क्वेश्चन में बोला है जो विक्रय मूल्य उसका 2/3 बेचने पे 10% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य का 2/3 इक्वल टू 10% की हानि पे कितना आया था विक्रय मूल्य 90, तो इसका इक्वल टू 90। अब यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लिया तो विक्रय मूल्य हमारा आ गया कितना 135। नया विक्रय मूल्य कितना आ गया, ये आ गया नया विक्रय मूल्य। हमसे प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट देखिए विक्रय मूल्य कितना है 135, तो इसमें सीपी कितना हो गया 100, तो प्रॉफिट कितने का होगा 35। देख जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80%। तो यहाँ आपको क्रय मूल्य नहीं पता है तो देखिए क्रय मूल्य मान लीजिए अंकित मूल्य यानी प्रिंटेड जो होता है, आपने देखा हो प्रिंट कुछ होता है और मिलता किसी और रेट से, तो अंकित मूल्य का क्वेश्चन आए अंकित मूल्य बताने तो परसेंटेज में 100 हो गया। अब क्रय मूल्य आ जाएगा, इससे क्रय मूल्य इसका कितना है 80%, तो 100 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 80। फिर आपसे पूछा है
कह रहा है कि 12% का डिस्काउंट पे बेचा है, तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 8, देखिए कितने का डिस्काउंट है 12 का, तो डिस्काउंट किस पे देते हैं 100 में से 12 अंकित मूल्य पर, तो 100 में से 12 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 88। तो अंकित मूल्य में से जितना परसेंटेज का डिस्काउंट है उसे माइनस कर दीजिए, कितना आया 88। यानी आपका जो प्रिंट है उस पर वो तो 100 है, पता नहीं है तो 100 मान लीजिए। इस 100 का 80% निकालेंगे तो वो 80 आएगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा 80। विक्रय मूल्य 100 था, 12% का डिस्काउंट करेंगे तो कितना आएगा 88। हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए, तो प्रॉफिट देखिए क्रय मूल्य कितना है 80, तो ये आ गया 80। प्रॉफिट देखिए 80 में 80 क्रय मूल्य और सेलिंग विक्रय मूल्य कितना है 88, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 8 का, डिवाइड में 100। इसे सॉल्व कर देंगे, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 10% का। सिंपल। अंकित मूल्य आपको कभी नहीं दिया है 100 मान लीजिए, इसका 80% निकालेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर विक्रय मूल्य में 12% का डिस्काउंट, यानी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट होता है तो 100 में से 12 माइनस कर दो, या इसका 12% निकाल के इसमें से माइनस कर दो, बात एक ही है। 88 सेलिंग प्राइस आ गई थी, 80 कॉस्ट प्राइस थी और 88 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 8 का, किस पे क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य को डिवाइड में परसेंटेज आ गया। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% की कमी, यानी चाय का कुछ मूल्य था उसमें 10% की कमी हो गई होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद लेता है। मतलब कि कितनी चाय अधिक खरीद लाया 25 किलोग्राम। तो चाय का प्रति किलोग्राम कम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, देखिए रुपए कितने दिए 22,500 रुपये, 22,500 रुपये, इसमें कितनी चाय अधिक खरीदी है, जितना आइटम अधिक खरीदा है उससे कर देंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई कितने परसेंट की कमी आई है 10 की, तो 10 लिखेंगे, परसेंट लगाए तो डिवाइड में 100, जीरो से एक जीरो कैंसिल, देखिए इससे ये कैंसिल करेंगे 9 बार, तो आंसर कितना आएगा प्रति किलोग्राम का 90 रुपये। यानी चीनी के जो प्राइस था उसमें प्रति किलोग्राम में कितने रुपए कम हुए 90 रुपये। तो इजी सा क्वेश्चन है, कभी भी आपको बोले कि इतने रुपए में इतना सामान अधिक खरीदता है तो उन्हीं रुपए से उस सामान यानी ऑब्जेक्ट का डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई जितने परसेंट की कमी या बढ़ोतरी हो रही है उसका मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ ये पूछता कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है तो वो कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो वही 90 रुपए की कमी हुई 90 रुपए की वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल। देखिए जब भी आपको परसेंटेज ही परसेंटेज दी हो और टोटल परसेंटेज पूछी हो तो इसमें हम यूज करते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव में अधिक जब भी लिखा हो तो उसे प्लस में लिखते हैं और कम जब भी लिखा हो उसे माइनस में। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, पहली परसेंटेज प्लस दूसरी परसेंटेज प्लस x मल्टीप्लाई बाय अपॉन 100। अब देखिए पहला परसेंटेज लंबाई को बढ़ाया जा रहा है अधिक तो ये हो गया प्लस में, चौड़ाई को घटाया जा रहा है तो ये हो गया माइनस में। देखिए ये 10 प्लस में और ये बाई माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस अपॉन 100, इससे ये कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये हो गया -1। -1 का मतलब 1% की कमी, 1% कम किया गया। क्षेत्रफल कितना हो गया, तो उसका क्षेत्रफल 1% कम हो जाएगा। तो परसेंटेज परसेंटेज में हम सक्सेसिव यूज करते हैं। सक्सेसिव में अधिक है तो प्लस, कम है तो माइनस, इसकी जगह प्लस था अधिक था ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 100। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है A/B 2/3, B/C 4/5 और C/D इतना दिया। आपको रेशियो के क्वेश्चन यानी अनुपात के क्वेश्चन में याद रखना है। रेशियो देखो B से खत्म है B से स्टार्ट, C से खत्म है C से स्टार्ट, जहाँ से खत्म हो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमसे पूछा है A/D, देखिए A पहला नंबर है D लास्ट वाला, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले जितने भी नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, और लास्ट वाला ये नंबर है तो लास्ट वालों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15 और 15 का 9 में करेंगे देखिए ये कितना हो गया, 3 5 जा 15 और 15 का 9 में करेंगे तो हमारा 135।
अब ये कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर दीजिए। देखिए 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 से 8 बार कैंसिल हो गया और 5 से ये कैंसिल हो गया। 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो ये हो गया हमारा आंसर। कभी भी आपसे हमें क्वेश्चन में लास्ट वाले पूछे थे, पहला और लास्ट वाले पूछे हैं तो पहले वाले नंबर तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पहला आ जाएगा और ये लास्ट वाला आ जाएगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, यानी ए और बी दो लोग थे। इधर देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इधर आप वर्ष लिख लीजिए। ये कितना है, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 5:4:5। फिर बोला है 7 वर्ष बाद, यानी 7 वर्ष बाद, ये 7 वर्ष पूर्व, ये 7 वर्ष बाद। माइनस साइन बस ये बता रहा है कि ये पूर्व है और प्लस साइन ये बाद। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 5:6। तो इस तरह से अनुपात में लिख लेना। अब हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों का अंतर लेना है। देखिए 5 में से 4 गया, कितना बचेगा 1, और इन दोनों का अंतर लेना है। 5 में से 4 गया, 6 में से 5 गया 1। जब ये अंतर बराबर आ जाए तो फिर आपको इनका अंतर लेना है, इन दोनों नंबर का अंतर लेना है। देखिए 5 में से 6 गया, कितना बचेगा 1 यानी 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू इधर वर्ष को ऐड कर लेना, कोई भी वर्ष दिए हो उनको प्लस कर लेना है। 7 + 7 कितना हो गया 14 वर्ष, यानी 14 ईयर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 14 ईयर। अब इसमें हमसे वर्तमान आयु पूछी है तो कोई भी आप एक 7 वर्ष पहले की आयु निकाल लीजिए या 7 वर्ष बाद की। तो बी की पूछा है तो बी की निकाल लेते हैं 7 वर्ष पहले की आयु। तो 7 वर्ष पहले कितने का अनुपात था 5 का, और 1 अनुपात, जो भी 1 अनुपात का मल्टीप्लाई दिया उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, यानी 7 वर्ष पहले 70 का था। अब हमें अब इसे प्रेजेंट में लाना है तो 7 इसमें ऐड कर देंगे, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ गया प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में कितने का था वो 77 का। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो आयु का कभी भी क्वेश्चन आता है इस तरह से करना है कि पहले इनका अनुपात लेना, इन्हें माइनस करना है आपस में, अगर ये बराबर आ जाते हैं फिर इनका माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके ईयर को प्लस करके उसके इक्वल रख देना, यानी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने वर्तमान आयु पूछी थी 7 वर्ष पहले की, बी की आयु कितनी का अनुपात कितना था 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, जो 1 यूनिट की वैल्यू है कितना आया था 70। अब इसे 7 साल आगे ले आए प्रेजेंट में, तो 7 ऐड कर दिया, तो 7 ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट में वो कितने का था 77। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए बी सी किसी व्यापार में साझेदार है, यानी 3 लोग हैं ए बी सी और एक व्यापार में साझेदार है। किसी विशिष्ट वर्ष में ए को लाभांश, यानी ए को लाभांश का 1/3, यानी जितना प्रॉफिट हुआ था ए को उसका 1/3 मिला, बी को लाभांश का 1/4, यानी जितना प्रॉफिट हुआ था उसको बी का 1/4 मिला, और सी को शेष 5000 प्राप्त हुए। तो ए को कितनी राशि प्राप्त हुई, देखो यहाँ पे किसका प्रॉफिट दिया है हमें, सी का। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं वो राशि थी, राशि नहीं पता है तो राशि आपको निकालनी है, तो राशि थी x। अब x में से a को कितना प्राप्त हुआ 1/3, तो x का इस राशि का 1/3 a को, प्लस b को कितना प्राप्त हुआ 1/4। टोटल कितना है, टोटल देखिए ये राशि मान लेते हैं c की राशि है, c की राशि, और c को लाभ कितना प्राप्त हुआ 5000, इक्वल रख देना है 5000 के, जिसकी राशि दी हो उसी में से माइनस करके दोनों को इक्वल रख देना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 7x/12 = 5000। इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5x/12 = 5000। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5000 × 12/5, तो यानी कि वो राशि आ गई 12000। अब हमसे पूछा था ए का प्रॉफिट, तो इस राशि का कितना है, ए का प्रॉफिट लाभांश 1/3, तो इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4000, यानी कि वो ए का प्रॉफिट कितना हो गया 4000। हमें किसका प्रॉफिट दिया था सी का, तो सी की राशि में से ए और बी के लाभांश को निकाल दिया, ए और बी के लाभांश को निकाल दिया इक्वल टू सी का प्रॉफिट। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू यानी राशि कितनी आ गई 12000, और इस राशि का 1/3 किस पे ए के पास, तो कितना आ गया 4000।
देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसी किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला क्षेत्र घेरा जाता है। यदि उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमेशा आपको याद रखना है, मेंसुरेशन में किसी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो उनके परिमाप समान रहते हैं। क्या समान? पेरीमीटर। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है, सबसे पहले निकाल लीजिए उससे साइड। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो यहाँ से भुजा आ गई आपकी, इसका वर्ग हटाएंगे, वर्गमूल आ जाएगा, तो भुजा आ जाएगी 11। इसका इससे परिमाप, तो देखिए वृत्त से क्या बनाया जा रहा है? वर्ग से बनाया जा रहा है क्या? वृत्त। तो वर्ग का परिमाप इक्वल हो जाता है वृत्त के परिमाप। तो उनके इनके एक चीज से दूसरी चीज मोड़ कर बनाई जाए तो उनके परिमाप सेम रहते हैं। तो वृत्त का परिमाप होता है 4 इंटू साइड 4a, और इसका परिमाप होता है 2 पाई r। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, तो 4 इंटू 11, देखिए 2 पाई डिवाइड में आ जाएगा, तो पाई की वैल्यू है 22/7, ये आ गया r। देखिए 11 से 22 कट गया, 2 बार 2 2 जा 4, और ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है क्षेत्रफल वृत्त का, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, r है 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो कभी भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाए तो उनके परिमाप समान रखने। तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दिया था वर्ग का, उससे भुजा निकाल ली, तो वर्ग का परिमाप इक्वल टू वृत्त के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा कितनी थी? 11, और इसका परिमाप होता है 2 पाई r यानी सरकमफेरेंस। यहाँ से देखिए r की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू निकाल ली, 2 पाई को डिवाइड में ले गए, पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में दी है। 11 से 22 को कैंसिल किया 2 बार, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, और ये 7 चला गया ऊपर, यानी त्रिज्या आ गई है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और हमने वैल्यू पुट कर दी। देख सकते हो हमें क्वेश्चन दिया है किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन बताइए। तो देखिए घन के विकर्ण की लंबाई, यानी घन का विकर्ण जो होता है वो होता है √3x, x यानी भुजा, इक्वल टू आपको कितना दिया है? 6। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 6/√3। तो देखिए इसे लिखेंगे 3 इंटू 2/√3। √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 बार, तो ये हो जाएगा 2√3, यानी कि घन की भुजा कितनी आ गई? 2√3। हमसे पूछा इसका आयतन, घन का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम कितना होता है? x³, यानी जो भी भुजा आई है उसका 3 बार मल्टीप्लाई। देखिए 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 3√3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3, तो 8 3 जा 24। देखिए √3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो 2 रूट का अगर मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर है तो रूट रह जाता है, वो नंबर आ जाता है। और 2 का मल्टीप्लाई किया 3 बार तो वो आएगा मल्टीप्लाई में 8, तो ये हो गया 8 3 जा 24। ये आपको याद रखना है, घन का जो विकर्ण होता है √3x होता है, x मतलब भुजा, तो इसको डिवाइड कर दिया है, इसके लिख लिया 6 इंटू 2, मतलब 6 को लिख दिया 3 इंटू 2, और एक नंबर को 2 रूट में लिखा जा सकता है, यानी 3 को √3 से √3 बार कैंसिल कर दिया तो 2√3। अब हमसे आयतन पूछा था, आयतन होता है भुजा का घन, तो इस भुजा का घन कर दिया, और हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। देखिए साथियों हमें क्वेश्चन दिया है 4000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर है। ये आपको परसेंटेज में भी पूछ सकता है, रुपए में भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा है, तो इसमें आपको यूज करना है सक्सेसिव। देखिए सिंपल यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इस तरह से करना है आपको। पहले साल भी कितना लगेगा? 5%, और दूसरे साल भी 5%। साधारण ब्याज सेम रहता है, अगर तीसरा साल होता तो वो भी 5%, तो टोटल कितना हो गया? 5 + 5 10%, यानी 2 साल में कितना साधारण ब्याज लगेगा? 10%। फिर इसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज निकालनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी निकालना हो तो उसमें लगाना है सक्सेसिव।
देखिए पहले साल भी 5% प्लस दूसरे साल भी 5%, 2 साल हैं तो 5 मल्टीप्लाई 5/100 सक्सेसिव लगाना है आपको। ये हो गया 5 और 5 10 और ये हो गया आपका 10.25, नहीं देखिए ये हो गया 10, ये 5 5 जा 25 तो 10.25%, यानी कि आपका चक्रवर्ती ब्याज 2 साल में कितना हो गया 10.25% और ये 10%। अब कह रहा है इनका अंतर, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो इनको आपस में माइनस कर लेना है। तो 0.25%, अगर आपसे परसेंट पूछा होता तो आंसर हो जाता 0.25। हमें अमाउंट दिया है, उस अमाउंट का कितना निकाल देंगे 0.25%, तो इसका 0.25% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और ये आपके 3 जीरोस और हैं, परसेंट का अपॉन 100, इससे ये कैंसिल हो गया। देखिए 2 जीरो से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और 2 नंबर्स बाद 0 यानी कि 10, यानी इनका अंतर कितना आ गया 10। तो हमेशा आपको सक्सेसिव से करना है, कभी भी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर आता है। पहले आप साधारण ब्याज है उसको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जितने भी उनको ऐड कर लीजिए, फिर आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया होगा 2 साल का, कैसे निकालते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 सक्सेसिव। तो पहले साल 5% दूसरे साल 5%, ये हो गया इन दोनों का मिक्स, तो कितना आ गया 10.25, इन दोनों का अंतर हो गया 0.25%। 4000 का 0.25% निकाल दिया तो कितना हो गया 10 रुपीज़, तो दोनों का अंतर कितना होगा 10 रुपीज़। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। तो आपसे कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि इससे ये ज़्यादा क्षमता है, इतने परसेंट ज़्यादा क्षमता है, तो क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होगा। यानी कि आपको यहाँ पे दी है क्षमता ए और बी की, देखिए ए बी से, यानी बी जो है 60% ज़्यादा कुशल है, तो ए अगर परसेंटेज में 100 तो बी 60% ज़्यादा है, तो कितना हो गया 160। इसको कैंसिल कर देंगे, देखिए 2 से इसे कैंसिल करेंगे 5 और इसे कैंसिल करेंगे 2 से 16 को 8, यानी ए 5 कार्य करेगा तो बी कितना कर देगा जब तक 8। कभी भी आपको क्षमता का अनुपात दिया हो तो उसका रिवर्स कर देना है उल्टा, तो वो आ जाएगा समय, क्षमता से निकालना है समय, तो इसका उल्टा कर देना है, इसको यहाँ पे लिख देना है, यानी बी को समय लग रहा है 5 और ए को समय लग रहा है 8, और जिसमें आपको बोल रखा है ए के कितने दिन है 12, तो यानी 8 की वैल्यू आपको दी है 12, और आपसे पूछा है बी का समय कितना है, तो बी का रेशियो में कितना समय 5, तो बी का समय कैसे आ जाएगा, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे कर देते हैं डिवाइड, यानी 12 में डिवाइड कर देंगे 8 से और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 8 की वैल्यू दी है 12, नहीं देखिए 8 की वैल्यू दी है ना 12, तो 12 में 8 से कर देंगे डिवाइड और 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 से कैंसिल कर देंगे 3 बार, 4 से कैंसिल कर देंगे 2 बार, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 15/2, इसे सॉल्व करेंगे तो 7 सही 1/2, यानी 7 1/2। कभी भी आपको क्षमता दी हो, क्षमता का परसेंटेज में दी हो, तो उससे क्षमता यानी इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेना है, तो जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे तो वो टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब ए कितना टाइम ले रहा है 12 दिन, यानी 8 रेशियो की वैल्यू दी है आपको 12, और बी कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे 5 रेशियो, और उसकी वैल्यू आपसे पूछिए, जिसकी वैल्यू दी है उससे डिवाइड, जिसकी वैल्यू पूछिए उससे मल्टीप्लाई, तो हमारे बी कितना दिन लेगा 7 सही 1/2। देखिए साथियों हमें दिया है किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, उसने उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है, जिससे उससे 12वीं पारी तक आते आते कितने बना लिए 63, जिससे उसके रनों का औसत 2 बढ़ गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है ये आपसे पूछा है। तो कभी भी देखो 12वीं पारी का मतलब होता है वो 12 पारी खेल चुका है, मतलब वो 11वीं पारी है, उससे हमेशा एक कम लेना है, तो 11वीं पारी में रनों का औसत, तो 12 में का तो हमें पता है, 11 में का हमें नहीं पता है, तो रनों का औसत आप मान लीजिए x। देखिए औसत कहते हैं एवरेज को, औसत का फॉर्मूला होता है योग बट्टे संख्या, और योग कब निकालते हैं जब औसत का गुणा कर देते हैं संख्या से,
यानी योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो कभी भी आपको औसत दिया हो तो उससे योग निकालना है। 12वीं पारी के रन दिए 63, तो ये समझ लीजिए उससे जस्ट पहले कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो उससे जस्ट पहले 11वीं पारी खेली होगी, उसके रन मान लीजिए x थे। तो अब योग कैसे निकालेंगे, औसत हो गया 11, मतलब औसत हो गया x और संख्या हो गई 11 प्लस 12वीं पारी में कितने थे 63 इक्वल कितने औसत बढ़ेगा 2 औसत बढ़ गया, यानी 11 तक औसत था x, 2 औसत बढ़ गया तो 12वीं तक आते आते कितना होगा x प्लस 2। ये कौन सी पारी है 12वीं पारी। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 11x 63, ये हो गया 12x और ये 24, 11x को इधर ले आएंगे 24 को इधर ले आएंगे तो 64 माइनस के 24, 12x माइनस 11x, तो x इजिकल टू हो जाएगा, इसमें से ये कैंसिल करेंगे तो 9 और 5 में से जाएगा 3 यानी 39। यानी कि 11वीं पारी जो खेली थी उसने, वहाँ तक औसत रन रेट कितनी थी उसकी 39। 12वीं तक आते आते 2 और बढ़ गई, तो 12वीं पारी 2 और बढ़ गई तो रन रेट कितनी हो गई, 11 तक तो 39 था और 2 12 में तक हो गई तो कितना होगा 41। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। कभी भी आपसे उस पारी की औसत रन रेट पूछता है तो उससे जस्ट पहले वाली पारी की औसत रन रेट आपको निकालनी होगी। जैसे यहाँ पे 12वीं पारी तक 63 बन गए, तो हमने 11वीं पारी तक मान ली औसत रन थे x, तो उसका हमने योग निकाल लिया, संख्या कितनी हो गई 11 और औसत कितना होगा x प्लस ये हो गए 12वीं पारी इक्वल टू 12वीं पारी में आते आते देखो 11वीं तक औसत क्या था x, तो और बढ़ गया यानी x प्लस 2 इंटू 12, क्योंकि ये 12वीं पारी है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यानी कि 11वीं पारी तक उसकी औसत रन रेट कितनी थी 39, 12वीं में हो गई x प्लस 2, तो उसमें 2 ऐड कर दिया तो 12वीं में कितनी हो गई रन रेट, यानी रन रेट कितनी हो गई 41। देखिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 10 वर्गों जिनकी भुजाओं की लंबाई, यानी आपको 10 स्क्वायर दिए और उनकी साइड दिए आपको 20, 21 डैट डैट डैश 29 तक, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे आता है, यानी कि जो भुजा है उनका वर्ग कर देंगे 21 का स्क्वायर 29 तक, ये आपसे पूछा है। तो ये हो गया किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। पर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग देखें, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ऐसे ही करके आपको अप टू n तक स्क्वायर जा रहा है, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड में 6। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर आप तब कर सकते हैं जब आपको 1 से वैल्यू पता हो। अगर आपको 20 से वैल्यू पता है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, 20 से वैल्यू पता है तो 1 उससे पहले जितने वैल्यू हैं 1 से लेके उस तक उन्हें माइनस करना होगा। तो देखिए हमें 20 से पता है 1 से नहीं पता है, तो 1 से जितनी भी आएंगी 1 2 3 अप टू कहाँ तक 19 तक उन्हें माइनस कर देंगे, यानी उनके वर्गों का योग माइनस कर देंगे, तब आपके क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आएगा। और आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया तो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। तो अगर ये 1 से पता होता 1 से 29 तक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते। और आपको 20 से वैल्यू पता है, देखिए यहाँ अगर मान लीजिए 50 से वैल्यू पता होती तो 1 से 50 तक के स्क्वायर के वर्गों का योग माइनस करना पड़ता, यानी उन नंबर्स को हटाना पड़ता। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया n की वैल्यू 29, तो फॉर्मूला लगा देंगे 29 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 29 प्लस 1 डिवाइड में 6, ये पूछा है। अब इससे 20 से पहले कितने नंबर आ रहे हैं 19, उनके वर्गों का योग माइनस कर देंगे, कितने आ रहे हैं 19, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे n की जगह ये 19 है, तो 90 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 19 प्लस 1 डिवाइड में 6, यानी 1 से 19 तक के नंबर्स को हटा के तब हमारा ये आंसर सही आएगा। अगर हम देखें इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 8555 और इसको सोल्व करेंगे तो 2470, इनको आपस में माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, 15 में से जाएगा 8 और यहाँ आपका 4 में से 4 0 और 6, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। वर्ग की भुजाएं दी थी 20 से, 1 से नहीं दी थी 20 से और 29 तक, और क्षेत्रफल या क्षेत्रफल क्या होता है
वर्ग का मतलब जो भुजा होती है उसका वर्ग, तो 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 23 अप टू 29। अब ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, उसका ये फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। पर ये कब लगा सकते हैं, जब आपको 1 से पता हो। और आपसे 20 से निकालना है, जैसे 20 से निकालना है, तो इससे पहले वाले जो नंबर आए होंगे उनके वर्गों का योग माइनस कर देंगे, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें ये, इसके ऑप्शन ये है। देखिए इसमें सिर्फ आपको ये देखना है पॉइंट। देखिए यहाँ पर 4 डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ भी 4 डिजिट बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। पहले आपको पॉइंट कैंसिल करते हैं। देखिए इस 1 पॉइंट से ये 1 पॉइंट कैंसिल, और यहाँ भी एक नंबर बाद है, यहाँ भी एक नंबर बाद है, यानी आपका ये क्वेश्चन बन गया 95। ये तो पॉइंट कैंसिल हो गया, तो जो नंबर बचे हैं वो लिख दीजिए, 85, ये 189, ये 70, ये 19 और ये 21। पॉइंट को कैंसिल करना है। देखिए 21 से ये कैंसिल हो गया 9 बार, 17 से ये कैंसिल हो गया 5 बार, और 19 से ये कैंसिल हो गया 5 बार। तो आपका यहाँ पे बचा 5 × 5 × 9। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25, और इनका 25 का 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। सिर्फ आपको पॉइंट को कैंसिल आउट करना था। ये 4 डिजिट बात था, ये 4 डिजिट, तो 4 डिजिट वाला 4 डिजिट से पॉइंट काट दिया। ये 1 डिजिट था, ये 1 डिजिट था, इनको कैंसिल कर दिया। यहाँ भी ऐसे ही था, ये भी कैंसिल कर दिया। पॉइंट हट गए, नंबर लिख लिए और डिवाइड कर लिए, आंसर आ गया। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, a² = √2 है, तो a + b बराबर होगा। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी पे से वर्ग हटाते हैं तो सामने वाले भुजा पे आ जाता है वर्गमूल। आपसे पूछा है a + 1, तो दोनों पक्षों में एक एक ऐड कर देंगे, तो इधर आ जाएगा a + 1 और इधर आ जाएगा √2 + 1। तो ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, सब ऑप्शन में क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो आपको बाय ऑप्शन जाना पड़ेगा, बाय ऑप्शन इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। जैसे ए ऑप्शन में गए, a - 1 है, a की वैल्यू कितनी है √2 - 1, पर हमारा आंसर क्या आ रहा था √2 + 1, ये कैंसिल, माइनस में नहीं आएगा। तो हम फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, a - 1 और 3a - a। देखिए a की वैल्यू कितनी है √2 - 1, ये 3 माइनस a की वैल्यू है √2। कभी भी नीचे वर्गमूल आता है तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसके कॉन्जुगेट यानी प्रतिलोम का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, यानी यहाँ माइनस है तो प्लस वाले नंबर से। अब एक एक संख्या का देखिए, रूट के सामने कितना है 1, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2, √2 का √2 में करेंगे तो 2, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, और 2 आएंगे तो 2 2 जा 4। अब 1 का करेंगे तो ये माइनस का 3 और प्लस माइनस माइनस 2 बन जा 2√2। डिवाइड में नीचे हमेशा फॉर्मूला बनता था a² - b², कभी भी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो। देखिए 4 में से गया तो कितना, देखिए 3 में से 2 गया तो एक √2 बचा, और 4 में से 3 गया तो 1, ये हो गया 3 3 या 9। 2√2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आता है 8। तो यहाँ पर कितना आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया √2 + 1 और ये 1, तो ये हो गया √2 + 1। तो देखिए हमारा a + 1 का आंसर कितना आ रहा था √2 + 1, और ये किस ऑप्शन से आ गया, फोर्थ ऑप्शन से। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो कोई कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करना होता है, ज़्यादातर 70% पेपर सिंपल होता है, 20-30% पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। तो ये वही क्वेश्चन है। देखिए साथियों, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में यदि उनका मासापा यानी महत्तम HCF में दिया है 4, तो उनका LCM। देखिए आपको दो संख्याएं दी हो, HCF दिया हो और LCM पूछा हो, तो सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है, LCM यानी लघुत्तम समापवर्तर HCF इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। सिंपल ये फॉर्मूला है। HCF दिया आपको 4, पहली संख्या दी आपको 5 और दूसरी संख्या आपको 6 दी है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये 12, यानी 120। ये आंसर आ गया, सिंपल। ये फॉर्मूला याद रखना है बस आपको। देखिए साथियों, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस कितनी दी है आपको
21 क्वेश्चन में वस्तु 21 रुपए में बेची जा रही है। एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, मतलब जितना उसका क्रय मूल्य था उतनी प्रतिशत हानि हुई। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो देखिए लॉस का फॉर्मूला होता है, यानी कि लॉस हो रहा है, लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। CP यानी क्रय मूल्य, SP मतलब सेलिंग प्राइस। अब कितना क्रय मूल्य? तो मान लीजिए X क्रय मूल्य। अब इसका इतने ही प्रतिशत क्या हुआ है उसे लॉस। देखिए बोला है क्वेश्चन में क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, यानी X का X प्रतिशत हानि हो गई उसे। भाई X क्रय मूल्य था और क्रय मूल्य का कितना माना हमने X, उसी का X प्रतिशत हानि हो गई। और ये आपको दिया है 21, इसको इधर ले आई, इसको इधर ले आई, तो 21 इधर आ गया, ये x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब देखिए ये कितना हो गया 21, जैसे 100 को एलसीएम लेंगे तो 100x स्क्वायर अपॉन 21, इसको इधर ले जाएंगे तो 2100, ये हो गया 100x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये एक समीकरण बन गया। अब ऐसे समीकरण को या तो आप द्विघातीय समीकरण से सॉल्व कर लीजिए या बाय ऑप्शन चले जाइए। ये x की वैल्यू है, ये क्या है x की वैल्यू। अब एक पुट करके देख लेते हैं 30, अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 30 का स्क्वायर, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3000, ये हो गया 900, तो ये कितना आ गया 2100 और ये 2100। देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो इसी तरह से सेम करने हैं आपको। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक खिलौनों के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई और बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई, तो दुकान में बिक्री में इसका क्या प्रभाव पड़ा? कभी भी आपको परसेंटेज में कमी और वृद्धि दी हो तो वहां पे लगाना है आपको सक्सेसिव। सक्सेसिव देखिए पहले क्या हो रही है क्वेश्चन में, वृद्धि हो रही है तो प्लस में लेना है, फिर कमी हो रही है तो माइनस में, यहाँ पर माइनस आएगा x इंटू बाय अपॉन 100। देखिए पहला कितना है 20% की वृद्धि, फिर 15% की कमी, ये प्लस में था 20, और देखिए ये माइनस में, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं माइनस, तो ये हो गया 15 अपॉन 100। इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 5। देखिए 20 से 100 को कैंसिल करेंगे 5 बार, 5 से 15 को 3 बार, तो ये आ गया 3। तो यहाँ पर आ गया 2%, प्लस का आ रहा है तो 2% की वृद्धि हुई है, 2% की वृद्धि। सक्सेसिव लगाने, सक्सेसिव के 4 केस होते हैं, अगर वृद्धि हो रही है तो सब प्लस आएंगे, पहला फॉर्मूला ये होता है। दूसरा अगर वृद्धि और कमी, पहले वृद्धि फिर कमी, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, दोनों जगह माइनस आएगा, पहले कमी फिर वृद्धि, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। और अगर कमी आ रहा है तो पहले कमी फिर कमी, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये सक्सेसिव के 4 फॉर्मूले, प्लस प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस माइनस का मतलब कमी, ये कमी, ये वृद्धि और कमी, ये कमी और वृद्धि। तो कभी परसेंटेज में दिया हो सक्सेसिव लगाइए और सीधा आंसर आ जाता है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12.5% तथा 25% अधिक है, यानी आपकी 3 संख्याएं, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब बोला गया है दो संख्या तीसरी संख्या से अधिक है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है तीसरी संख्या क्या है। परसेंटेज में कभी भी दिया हो तो तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, अब एक इससे 25% अधिक है, देखिए एक इससे 25% अधिक है, तो 100 में 25 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 125। और जो पहली वाली है इसी से तीसरी वाली से कितनी अधिक है 12.5%, तो इसमें 12.5% ऐड कर देंगे 100 में, तो आ जाएगा 112.5, ये आ गई संख्या। फिर बोला है पहली संख्या, जो ये पहली संख्या है ये वाली, दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, तो यहाँ से देख लीजिए दूसरी संख्या के मान लीजिए x प्रतिशत है, या आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये हो गया 125, 100 मतलब 12.5, ये हो गया 125 इंटू एक्स, परसेंट का अपॉन 100 लगा दीजिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 अपॉन
125 इंटू 100, इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90। जब भी कहता है, या इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या के किसके साथ लगा हुआ है, का, के, की, से, ये किसके साथ लगा है, दूसरी वाली के साथ। तो दूसरी वाली जिसके साथ के लगा होगा वो आएगा डिवाइड में। अब किसका, पहली संख्या का, तो पहली संख्या आ जाएगी ऊपर इंटू 100। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। देखो 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से इसे काटेंगे 4 बार, 5 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10.5, यानी 22.5 इंटू 4। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 900। एक नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 90। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है एक लंब वृत्तीय बेलन एक अर्धगोले पर परिगत है। इस तरह से बोला है कि ऐसे करके एक सिलेंडर है और जो कि हाफ सर्कल अर्धगोले पर इस तरह से परिगत है। फिर उनके आधार उभयनिष्ठ है, यानी कि ये बोला है आधार एक ही है, तो इसकी भी त्रिज्या आर होगी और इसकी भी त्रिज्या आर होगी। उनके आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का अनुपात निकालना है। तो देखिए एक तो बेलन है, बेलन का अनुपात, बेलन का आयतन, और क्या है हमारा अर्धगोला। देखिए आधा गोला है ना, तो अर्धगोले का आयतन, इनके बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर क्यू और अर्धगोले का होता है सेमी सर्कल का 2/3 पाई आर क्यू। देखिए पाई आर क्यू से पाई आर क्यू कट गया रेशियो में, तो ये रहेगा 1:3। 3 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 3 बन जा 3, तो कितना होगा 3:2। बस इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। मेंसुरेशन में सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए, बाकी कुछ नहीं होता। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 5:6 के अनुपात में अपनी पूंजियां लगाकर ए बी ने व्यापार शुरू किया। यानी ए ने 5 अनुपात में पूंजी लगाई और बी ने 6 अनुपात में। 8 माह के पश्चात ए अपनी पूंजी हटा लेता है, उन्हें लाभांश इतना प्राप्त होता है, यानी ए को 5 रेशियो और बी को 9 रेशियो। तो बी का समय बताइए। तो कभी भी आपको पूंजी दी हो, तो पूंजी का अनुपात यह है और आपको समय दिया है, तो पूंजी का अनुपात से समय का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए ने कितनी पूंजी लगाई थी 5 और कितने समय के लिए 8 माह के लिए। बी ने कितनी पूंजी लगाई थी 6, इसका समय पूछा है तो समय मान लीजिए इसने टी समय के लिए। देखो पूंजी का समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लाभ मिलता है। जैसे हमने कोई भी दुकान खोली 5 महीने के लिए, तो हमने 1 लाख रुपए लगाए, तो 1 लाख का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 5 लाख। तो समय का पूंजी से मल्टीप्लाई करें तो लाभांश का अनुपात प्राप्त होता है, तो 5:9। बस ये टी सॉल्व करना है। देखो ऊपर वाले नंबर को बराबर में हो तो ऊपर काट सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 बार, देखिए 3 से 3 बार कैंसिल हो गया। यहाँ रह गया टी को उधर ले जाओ, तो टी इधर 2 3 जा 6, यानी बी का समय कितना था 6 मंथ का। तो इस तरह से ये तो बस देखने में ही बड़े लगते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने यूपी पुलिस का एक प्रैक्टिस सेट किया जिसमें हमने जितने भी क्वेश्चन थे टोटल क्वेश्चन किए। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया, जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं, जो भी उनको उनमें प्रोसेस है वो कंप्लीट किया हमने। इस तरह से हम सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, और नए प्रैक्टिस सेट हैं या अभी हम 10 ईयर्स के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मैं आपको यूपीएसआई के। उसके बाद हम फिर जो क्वेश्चन आने वाले हैं या आ सकते हैं संभव क्वेश्चन है, हम उन्हें करेंगे और कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो में जाके कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। मैं हमने आपको कंप्लीट सिलेबस भी कराया और प्रैक्टिस सेट भी। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट संडे को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। पर वीक में एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। हमेशा हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।